जिस सिस्टम को बताया पारदर्शी, वहीं मिली अंधेर गर्दी। कभी कॉपी जांचने में फेल, कभी पोर्टल खुलने में खेल। पहले कहा सब ठीक, लेकिन क्या टेंडर देने में थी ईमानदारी वीक? सीबीएसई के खाली निकले बड़े बोल, बच्चे ही खोल दे रहे हैं पोल। परीक्षा कराने वालों ने ना सीख ली, ना लिया सबक। पूछता है आज तक लाखों बच्चों से खिलवाड़ कब तक? नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज एक बात बताना बहुत जरूरी है। बच्चों के भविष्य से जब जब खिलवाड़ होगा, हम आवाज उठाते रहेंगे। शिक्षा तंत्र में छिपे भ्रष्टाचार के दीमक पर सवाल पूछते रहेंगे। सिस्टम में दिख रही खामियों को उजागर करते रहेंगे और बच्चों के मन में उठ रहे सवालों को सामने लाते रहेंगे, बिना इसकी परवाह किए कि ये सवाल किसे और क्यों चुभ रहे हैं। ये सवाल शिक्षा व्यवस्था पर है, ये सवाल एनटीए पर है, ये सवाल सीबीएसई पर है, ये सवाल शिक्षा मंत्रालय पर है, ये सवाल उन कोचिंग माफियाओं पर भी है जो जगह जगह बच्चों के नाम पर अपनी दुकान सजाते हैं। आज भी हम देश के सबसे बड़े शिक्षा बोर्ड पर उठ रहे सवालों के जवाब जानना चाहते हैं। सीबीएसई की 12वीं परीक्षा की प्रक्रिया पर कई गंभीर प्रश्न खड़े हुए। सोचिए, पोर्टल 19 घंटे तक ये जो रीवैल्यूएशन, पहले तो आपके पेपर में घपला हो रहा है, आपको मार्क्स नहीं मिल रहे हैं। जब आप देखते हैं पेपर तो आपको दिखता है कि उसमें धुंधले पेजेस अपलोड हुए हैं, या किसी और का पेज आपके नाम से है, या फिर आंसर सिर्फ इसलिए कम मार्क किए गए हैं क्योंकि बिल्कुल एनसीईआरटी के हिसाब से जवाब नहीं लिखा गया है। उसके बाद जब आप रीवैल्यूएशन के लिए जाना चाहते हैं, उस रीवैल्यूएशन के लिए जो पोर्टल है वो भी 19 घंटे से ठप है। अभी भी इसमें रह रहकर गड़बड़ी की शिकायतें आ रही है। कल तो दिन भर खुला ही नहीं। सीबीएसई ने इसके लिए बाकायदा एक जानकारी साझा की और बताया कि छात्र 6 जून तक शिकायत या पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या छात्रों की चिंताएं दूर होंगी? क्या धुंधले आंसर शीट के गायब पन्ने मिलेंगे? क्या रीवैल्यूएशन के बाद सब ठीक हो जाएगा? आज देश भर से एक बार फिर हम बच्चों को लाइव जूम पर जोड़ रहे हैं। ये ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने सीबीएसई के एग्जाम दिए हैं और ये सारे बच्चे अपनी बातें लाइव आज तक पर रखेंगे। और इसीलिए हमने एक बहुत बड़ा पैनल, जिसमें न सिर्फ सत्ताधारी पार्टी यानी सरकार का पक्ष रखने के लिए प्रवक्ता होंगे, बल्कि इसी के साथ साथ हमने रोहन गुप्ता जो कि बीजेपी का पक्ष रखेंगे, हमने डॉक्टर रणवीर सिंह को बुलाया है। ये फॉर्मर ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं सीबीएसई के। हमने डॉक्टर शिखा दरबारी को बुलाया है जो कि फॉर्मर ज्वाइंट सेक्रेटरी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है, जिसकी आपको याद होगा कल भी बैठक हुई थी और एनटीए के डीजी को वहां काफी सवाल भी पूछे गए हैं सख्त। आशुतोष एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर हमारे साथ स्टूडियो में है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार स्वाति चतुर्वेदी आज लाइव जुड़ रही हैं, जो बच्चों को बताएंगी कि क्या हो रहा है और जो पूरा कोचिंग माफिया इस वक्त देश में चल रहा है उस पर भी वो अपनी बात रखेंगी। दलीप शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है एसोसिएशन ऑफ इंडियन प्रिंसिपल्स के। अर्जुन शर्मा सीबीएसई स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ेंगे, और अर्गम भी। और खास तौर पर ये दोनों इसलिए जुड़ रहे हैं क्योंकि इन लोगों ने बहुत इसको जोर शोर से सोशल मीडिया पर उठाया है और वो आवाज एक तरह से बने हैं। वैसे ही जैसे आज हम सबसे पहले बात करना चाहते हैं ऐसे तमाम बच्चों की जिन्होंने, जिसमें आप देखिए निसर्ग अधिकारी, उनको पूरा क्रेडिट जाता है इसलिए क्योंकि 25 फरवरी को ही बच्चे ने सीबीएसई के पोर्टल को हैक करके बता दिया था कि इसमें 46 वल्नरेबिलिटीज है जिनका फायदा उठाया जा सकता है। उन्होंने बाकायदा इस पोर्टल में लॉगिन भी कर लिया, उसके कोड को क्रैक करके, पासवर्ड को। उसके बाद क्रैक करने के बाद उन्होंने देखा अंदर जाकर कि उनके सामने वो सारे जो आंसर शीट्स हैं उसका भी उनको एक्सेस मिल गया। वो किसी के मार्क्स को बढ़ा घटा भी सकते थे। तो ऐसे बच्चों को आज श्रेय जाता है। ये किसी पॉलिटिकल पार्टी के नहीं है, ये बच्चे हैं जिन्होंने इस पूरा सच को देश के सामने लाया है। सबसे पहले आप हमारी ये रिपोर्ट देखिए, फिर बच्चों से बात करेंगे और गेस्ट से चर्चा। सीबीएसई 12वीं परीक्षा की प्रक्रिया पर सवाल और सियासत का सामना कर रहा है। सरकार को ये बता रहे हैं सीबीएसई के दफ्तर के बाहर बैठ के यही आंखों को बंद करके तो हमारी इवैल्यूएशन हो रही है। एक तरफ छात्रों की नाराजगी है
तो दूसरी तरफ छात्रों के भविष्य का हवाला देता विपक्ष लगातार हमलावर है। सीबीएसई के बहाने उनके निशाने पर सरकार है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार केंद्र सरकार को घेर रहे हैं। And how many questions normally will someone apply for? I guess अभी जो प्रॉब्लम आ रही है, they can apply for all the questions. So how many total questions? 35 around questions होते हैं. So huge amount of money. Huge amount of money everybody is doing. involved. If evaluation is not happening properly, why I have to give money for re-evaluation? सीबीएसई 12वीं के जिन छात्रों के रिजल्ट इस बार आए हैं, उनकी कई शिकायतें रही हैं। दरअसल मूल्यांकन के लिए कॉपी की स्कैनिंग सही से नहीं की गई। कई मामलों में कॉपी अदला बदली की भी शिकायत है। कुछ छात्रों का आरोप है कि उनके उत्तर सही थे फिर भी नंबर कम आए। और बड़ी शिकायत डिजिटल मार्किंग के लिए जिस कंपनी COEMPT को टेंडर दिया गया उस पर है। तमाम सवालों के बीच आज सीबीएसई ने अपना पोर्टल शुरू कर दिया। 2 बार तारीख टाले जाने के बाद आखिरकार पोर्टल की शुरुआत हो गई। छात्र 6 जून तक शिकायत या आवेदन कर सकते हैं। सीबीएसई ने बताया कि गायब पेज, गायब सप्लीमेंट्री शीट या मैप ग्राफिक्स, ब्लर पेज या गलत उत्तर पुस्तिका को लेकर शिकायत की जा सकती है। मूल्यांकन प्रक्रिया पर उठे सवालों के बीच पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने संसद भवन एनेक्सी में मीटिंग की। इसमें 12वीं की परीक्षा में OSM तकनीक का इस्तेमाल और उससे बड़ी मुश्किलों को लेकर समीक्षा की गई। पैनल की मीटिंग में डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन के सचिव और सीबीएसई के चेयरमैन भी जवाब देने पहुंचे। छात्रों के कुछ प्रतिनिधि भी बैठक में बुलाए गए थे। खबर तो ये भी है कि ऑनलाइन मार्किंग प्रक्रिया पर उठे सवालों को लेकर शिक्षा मंत्रालय ने COEMPT कंपनी को दिए ठेके पर रिपोर्ट तलब की। साथ ही कंपनी की तकनीकी पात्रता और मंजूरी प्रक्रिया की जांच की जा रही है। छात्रों की नाराजगी, सियासत और सुधार की पहल के बीच ये मामला अदालत में पहुंच गया। गड़बड़ियों की जांच की मांग को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में NSUI ने जनहित याचिका दाखिल की है। दिल्ली से अमित भारद्वाज के साथ आज तक ब्यूरो। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए और एक बार सारे बच्चों को ऑन स्क्रीन दिखा दीजिए। ये सारे वो बच्चे हैं जिन्होंने ये एग्जाम दिए हैं और वो अपनी राय आज इस चैनल के जरिए रखना चाहते हैं पूरे देश के सामने। अर्जुन, चूंकि आप छात्र हैं, ये देखिए अलग अलग शहरों से बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जैसे जैसे और बच्चे, आपको हमारी कोशिश होगी कि आप में से जितने लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनके सवाल हम ले सके। एक एक करके उनके सवाल जैसे आते हैं ऑडियो कनेक्ट हो जाता है, आप दिखाएं। बहुत सारे बच्चे हैं हमारे साथ। अर्जुन हमारे साथ जुड़ गए हैं। अर्जुन जी, आप अपनी बात आप बताइए, क्या हुआ है आपके साथ? अर्जुन सिंह हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। तो अर्जुन, सबसे पहले आप दिख रहे हैं, आप मुझे इससे पहले स्क्रीन पर आप नहीं दिख रहे थे। अर्जुन, मेरा सवाल आपसे यह है कि क्या हुआ, कौन से पेपर्स में आपकी प्रॉब्लम आई है? आप पूरे देश को दिखाइए जो कि लाइव है। और भाई, गलती सीबीएसई की है। जब आप रीवैल्यूएशन के लिए, हम लोग भी पहले पेपर्स देते थे, हम सब ने दिया होगा, लेकिन उसके लिए फीस मांगना अलग बात है कि भाई मेरा ये डाउट है कि मुझे इससे ज्यादा मार्क्स मिले। लेकिन यहाँ तो सीबीएसई की गलती है, तो फिर ऐसे में रीवैल्यूएशन को तो फ्री करना चाहिए। आप बताएं अर्जुन, क्या हुआ आपके साथ? जी, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि आप मुझको एक जागरूक जेनजी या एक जागरूक नागरिक कह सकते हैं। मैं इस इशू से डायरेक्टली इफेक्टेड नहीं हूं, पर मैं भी एक कक्षा 12वीं का पास छात्र हूं। अच्छा। और जैन आजाद कम्युनिटी का फाउंडर हूं। मैं राहुल जी के साथ मीटिंग में भी प्रेजेंट था। हमने अब तक 2 प्रोटेस्ट हेल्ड कर चुके हैं। एक न्यू दिल्ली में जो 7 बच्चों का प्रोटेस्ट था, और एक गाजियाबाद के अंदर इस इशू को लेकर। मैं समझता हूँ कि मेरे साथ जितने मित्र हैं, जो मेरे दोस्त हैं, उनकी आवाज बनकर मैं उनकी आवाज उठा रहा हूँ। हम लोगों की कम्युनिटी है जिसके थ्रू हम अपनी आवाज उठाते हैं। बहुत बच्चे इस इशू की वजह से बहुत मोड़ों पर इफेक्ट हुए हैं। पहले अगर आपने देखा, फ्रॉम द टाइम जब पीरियड खुला था, जिस टाइम पे बच्चों को अपनी आंसर शीट्स ऑब्टेन करनी थी, उसके अंदर सीबीएसई डेट एक्सटेंड करता रहा। बच्चों की एंजाइटी बढ़ती रही, उनका मनोबल कम होता गया। उसके बाद बहुत सारे बच्चों को जिनको अपनी शीटें मिली, उनकी शीटें ब्लर थी। अब बच्चे जिन क्वेश्चंस के लिए अब अप्लाई करेंगे, वो बच्चे कैसे करेंगे जब तक उनको ये खुद नहीं दिख रहा है कि उनके क्वेश्चंस में क्या लिखा है? उनके पेजेस मिसिंग थे। आपने 24वां क्वेश्चन अटेम्प्ट करा। अर्जुन, यही नहीं, अगर धुंधले अपलोड हुए हैं तो उस टीचर ने भी पता नहीं उनको सही से करेक्ट किया है, नहीं किया है, उसको क्या दिखा, उसको क्या नहीं दिखा, मतलब सब कुछ सवालों में आ जाता है। जी, हमने बहुत सारे ऐसे वो देखे हैं, एग्जाम्पल्स देखे हैं। जैसे भरी हुई शीट को ब्लैंक मार्क कर रखा है। एक आई का सिंबल है बहुत शीटों के ऊपर, जिसका मतलब यह है कि टीचर ने शीट देख ली है। शीट देखने के बाद नंबर नहीं दिए हैं। 24वां क्वेश्चन अटेम्प्ट करा है, 26वां क्वेश्चन अटेम्प्ट करा है, 25वां क्वेश्चन का पेज ही नहीं है। तो
इन सब के बीच में बच्चे कैसे, और उसके बाद अगर हम देखें ये समस्या यही नहीं रुकती है सिर्फ। अभी आपने देखा पहले पोर्टल रीवैल्यूएशन अब जो मार्क आपको अपने क्वेश्चंस के लिए अप्लाई करना था उसकी डेट 1 जून रखी सीबीएसई ने, उस दिन भी पोर्टल नहीं खुला। आज पोर्टल खुला है, मैं आपको अभी की बात बताऊं, बच्चों को इतनी दिक्कतें आ रही हैं पोर्टल के ऊपर, बच्चे अपने सारे क्वेश्चन अप्लाई कर रहे हैं, बच्चे पेमेंट की स्क्रीन पे जा रहे हैं, जैसे ही वो पेमेंट की स्क्रीन पर पहुंचते हैं तो वापस होम स्क्रीन पे पहुंच जाते हैं, या कभी साइट क्रैश हो जा रही है। तो हमारी सरकार, हमारा शिक्षा मंत्रालय आईआईटी मद्रास के एक्सपर्ट लगा रहा है एक अपनी वेबसाइट के पीछे, क्या वो भी इतने सक्षम नहीं है कि उनसे एक सरकारी वेबसाइट नहीं चलाई जा रही? ठीक है रोहन जी, चूंकि आप सरकार का पक्ष रखने के लिए यहाँ पर जुड़े हुए हैं, आप उनकी बातों का जवाब दीजिए। और जैसे ही कोई छात्र हमारे साथ बाहर से जुड़ता है मुझे बताइएगा उसका सवाल। बिल्कुल अंजना जी, आपके सामने जी रोहन जी, आपके सामने जिम्मेदारी से बैठा हुआ हूं और बिल्कुल छात्रों के साथ मेरी सहानुभूति है। किसी भी बच्चों के भविष्य के साथ कभी खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए और सरकार संवेदनशील। अभी जो हमारे भाई ने कहा, अभी 15 मिनट पहले ही पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने क्लियर कर दिया कि जो रिवैल्यूएशन पोर्टल है उसकी जो ग्लिचेस कल भी थी आज भी है, उसको सॉल्व कर लिया गया है और उसमें बिल्कुल ग्लिच नहीं आनी चाहिए क्योंकि अधिकार है बच्चों का और उसमें किसी भी प्रकार की ग्लिच मुझे लगता है कि अब नहीं आएगी। आप एक बार चेक कर सकते हैं। बाकी रही बात अंजना जी, जो बच्चे आपके माध्यम से जुड़े हैं, क्योंकि आज तक की हमेशा एक मुहिम रही है कि बच्चों की आवाज को बुलंद किया जाए, मैं सबको आश्वस्त करना चाहूंगा जब तक सरकार की नीयत की बात है, सरकार हमेशा आपके साथ खड़ी है। जिसने भी गलत किया होगा, जो भी पहले तो काम था कि ये चीज को रोका जाए, वो एक काम खत्म हो गया। दूसरा, जो इसके पीछे जिम्मेदार है उनको देश के सामने लाया जाए, जिसके किसी की दूसरी बार जरूरत ना हो कि इस प्रकार की कोई गतिविधि करे। और नंबर 3, ओवरऑल सिस्टम को इतना रोबस्ट किया जाए कि बच्चों के भविष्य के साथ कहीं पे भी खिलवाड़ का मौका भी ना आए और धीरे धीरे ये सिस्टम को हम, क्योंकि इट्स ऑन गोइंग प्रोसेस, उसको हमको इतना फुल प्रूफ करना है कि कहीं पे भी कोई बच्चा जो एग्जाम की तैयारी की ऑलरेडी स्ट्रेस में होता है उसको और एक स्ट्रेस ना आए कि ऐसा कुछ हो सकता है। तो जिम्मेदारी के साथ आपके सामने बैठा हूं और सरकार ये तीनों काम बखूबी से 21 जून तक आपको करके दिखाएगी। ठीक है, चलिए अब जो उजमा हमारे साथ कोटा से, और देखिए कोटा की चर्चा आ गई। उजमा, आप बताइए आपने क्या एग्जाम दिया है और क्या मुश्किलें आप लोगों को, बच्चों को आ रही हैं? आपका उस्मा वहां बहुत कंट्रोवर्सी हुई है एग्जाम पेपर को लेकर और बहुत सारे अबाउट 13,000 डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर स्कैन नहीं हुए। क्या के बाद से प्रेसिजन आएगा चेकिंग में, एक्यूरेसी आएगी चेकिंग में। आप रीवैल्यूएशन की बात कर रही हैं कि रीवैल्यूएशन में क्या होगा, ये कह रही हैं आप? जी। तो आप लोग बच्चे क्या चाहते हैं? आप लोग चाहते हैं मैनुअल चेकिंग हो, क्या चाहते हैं आप लोग? हम ये चाहते हैं कि जो भी चेकिंग हो वो प्रॉपर तरीके से हो। अगर एआई बेस्ड की चेकिंग हो रही है, ओएसएम बेस्ड की चेकिंग हो रही है, तो गवर्नमेंट उसमें रेगुलेशन लाए, वो अच्छे से हो। जो भी टीचर्स, जो कम से कम हमारे क्वेश्चंस तो प्रॉपर जाए, आंसर्स तो प्रॉपर जाए, वो ये, ताकि हमें बाद में रिवैल्यूएट करने में तो ऐसा हो कि हाँ हमारे प्रॉपर थे। ये कैसा है कि एक्यूरेसी नहीं आती, प्रेसिजन ही नहीं आता, यहाँ तक कि स्कैन डॉक्यूमेंट भी प्रॉपरली स्कैन नहीं थे वहाँ पे। डॉक्टर रणवीर सिंह, चूंकि आप फॉर्मर जॉइंट सेक्रेटरी हैं सीबीएसई के, आप उनकी बात का जवाब दीजिए। आपकी आवाज नहीं आ रही, अगर आप उस पर हैं अनम्यूट कीजिए। ऑडियो नहीं आ रहा आपका, शायद उनकी आवाज नहीं आ रही है, ऑडियो नहीं आ रहा है। ठीक है, जल्दी से स्वाति चतुर्वेदी आपके पास, और हमारे साथ कोटा से ही ये बच्ची भी जुड़ी हुई हैं। अब किस तरह से ये पूरा नेक्सस चलता है? अब जैसे नीट का भी पेपर लीक हुआ, 3 आरोपी जो पकड़े गए, एक तो टीचर है और एक उनमें से कोचिंग सेंटर की टीचर है। तो ऐसे में ये पूरा नेटवर्क जो चलता है, और जाहिर तौर पर एनटीए हो, सीबीएसई हो, दोनों का सबसे बड़ा फेलियर। स्वाति। मधुमक्खी के छत्ते पे हाथ रख दिया जब आपने कोचिंग सेंटर की बात की। जिस तरह से लोग पीछे पड़ गए, लग रहा है जैसे अंजना ओम कश्यप जिम्मेदार है
इस सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, जबकि सरकार की जिम्मेदारी है। मैं आपसे एक 2-3 पॉइंट रखना चाहती हूँ। जुलाई 2021 में चाइना ने सारे प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स बैन कर दिए। अब चाइना की इस वक्त जो टॉप 500 यूनिवर्सिटीज है वर्ल्ड में, उनमें 150 चाइना की हैं। उन्होंने क्यों किया? उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एनजीओ चला सकते हैं, इससे इक्वालिटी नहीं होती, इससे लोगों में बहुत इसके पैसे होते हैं। और दूसरी बात, एक इतनी बड़ी मेंटल हेल्थ क्राइसिस हो रही है हमारे कोचिंग सेंटर के स्टूडेंट्स में। 65% सुइसाइड पिछले डेकेड 10 साल में 65% सुइसाइड्स बढ़ गए हैं। सुइसाइड इज नाउ द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन 15 and 20 year old children। हम लोग इसकी चिंता क्यों नहीं कर रहे हैं? हम क्यों इन कोचिंग सेंटर्स को, जो लिटरली लूट रहे हैं लोगों को, जो लोगों का फायदा उठा रहे हैं, चूस रहे हैं? कोटा को देखिए ना, 30 सुइसाइड 2023 में, और कोई जिम्मेदारी नहीं लेता, सरकार कुछ नहीं करती। सरकार को करना चाहिए कि एक कोचिंग सेंटर को बंद करे। आपको कोचिंग सेंटर चलाना है तो आप एनजीओ चलाइए, आप अपने व्यूज से अर्न करिए, ये धंधा बंद करिए। ये कभी भी विद्या, एजुकेशन एक धंधा नहीं हो सकता। बिल्कुल। और आशुतोष जी आपके पास आऊं उससे पहले हरलीन कौर हमारे साथ एक छात्रा जुड़ रही हैं धनबाद से। हरलीन बताइए बेटा क्या हुआ? गुड इवनिंग एवरीवन। तो अभी मैं करंटली आई एम स्टडीइंग इन क्लास 12। मैं इस साल बोर्ड्स दूंगी, और मेरा क्वेश्चन सीबीएसई से ये है कि जो अभी बच्चों के साथ हो रहा है, क्या वो फ्यूचर में मेरे साथ भी होगा? क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरे को स्ट्रेस हो रही है, मेरे को एंजाइटी हो रही है ये सब सोच के कि जो अभी बच्चों का हाल है, क्या वो मेरा भी होगा फ्यूचर में? आई एम रियली कंफ्यूज्ड अबाउट दैट। बिल्कुल। एंड it's very shameful what CBSE is doing right now with the children. बिल्कुल। So yeah. बिल्कुल। और हम आपकी चिंता समझ सकते हैं, क्योंकि हरलीन आपको अगले साल एग्जाम देना है। मतलब आप ही क्यों, जितने भी बच्चे आने वाले वर्षों में एग्जाम देने वाले हैं स्कूल में, उन सबको चिंता हो रही है कि हमारे साथ ना हो, और जिनके साथ हो गया है उनकी तो हम लोग कल्पना कर सकते हैं कि वो किस तरह के मेंटल स्ट्रेस से इस वक्त गुजर रहे होंगे। डॉक्टर शिखा, क्या बताएंगे आप उनको? सर्टेनली ये एक सीबीएसई का आई वुड से कि एक सिस्टम का फेलियर है, इन द सेंस कि कोई भी हम नया प्रोजेक्ट जब लाते हैं, अगर उनको ये करना था कि ऑन स्क्रीन मार्किंग करनी है, तो आई एम एसोसिएटेड विद फ्यू स्कूल्स एंड आई नो कि एकदम लास्ट मिनट पे उन्होंने डिसीजन लिया कि हम जो है ऑनलाइन मार्किंग करेंगे। अब उसमें ना उन्होंने टीचर्स को ट्रेनिंग दी, ना उनके पास उस तरह का सिस्टम टेक्नोलॉजिकली था कि हम सही से स्कैन करके सही से कैसे करेंगे। हमेशा होता है, कोई भी आप नया सिस्टम लाते हैं ना, तो आप एक पायलट प्रोजेक्ट चलाते हैं, पर यहाँ पे बिना पायलट प्रोजेक्ट चलाए ऑल ऑफ अ सडन जल्दीबाजी में आपने डिसीजन लिया कि नहीं साहब हम तो ऑनलाइन मार्किंग करेंगे। ना टीचर्स की ट्रेनिंग है, ना कैसे स्कैन करना है वो है, तो फिर क्या होगा? अल्टीमेटली क्या हो रहा है, हमारे देश के जो 17 लाख बच्चे हैं जिन्होंने ये पेपर दिया, वो सारे बेचारे एक उसमें आ गए कि हमने सही भी किया है, तो उनको नहीं पता चला कि उन्होंने सही किया या नहीं किया है। जब उनके नंबर कम आए तो रिवैल्यूएशन में भी अगर आप देखिए कि अगर 17 लाख बच्चों ने दिया है, अगर 8 पेपर्स होते हैं तो पूरी 98 लाख इनकी जो है वो कॉपीज है। 98 लाख कॉपीज में उनके 40 करोड़ जो है पेजेस हैं, तो आप कितना रिवैल्यूएशन कर डालेंगे? तो इसमें जो है अगर 25% भी आया तो 25% में भी आप कितना रिवैल्यूएशन कर रहे हैं, और फिर आप हर एक से फीस ले रहे हैं रिवैल्यूएशन की। गलती आपकी है और फीस सीबीएसई ले रहा है। तो ये सारी चीजें आप बच्चों के भविष्य से खेल रहे हैं, बच्चों की सेंटिमेंट से खेल रहे हैं। अपने एक युवा पीढ़ी को हमें एक ट्रस्ट देना चाहिए, हमें एक उन्हें सपोर्ट देना चाहिए, हमें उनका संबल बनना चाहिए, और हम उन्हीं के इमोशन से खेल रहे हैं। तो ये हमारे सिस्टम की जो खराबी है वो अगर हम इंट्रोस्पेक्ट करके और सही से नहीं करेंगे, दिस इज वेरी गुड कि हमें ऑनलाइन टेस्टिंग करनी चाहिए, पर लेकिन ऑनलाइन टेस्टिंग करने से पहले हमें एक प्रॉपर ट्रेनिंग, प्रॉपर एक टाइम फ्रेमवर्क रखना चाहिए, जब तक कि हमें कैसे करना है। बात बच्चों के भविष्य की है, जब तक आप 100% कॉन्फिडेंट नहीं हो, आप कैसे इस सिस्टम को ला सकते हैं? हमारे साथ तान्या, मुझे बताया जा रहा है, कोटा से ही जुड़ी हुई है, और अर्गम जैन भी जुड़ गए हैं। तान्या, जल्दी से बताइए, आपने भी एग्जाम दिया है क्या? क्या परेशानी हुई है? तान्या, तान्या, आपको अगर आवाज आ रही है तो बताइए। चलिए, उनके पास से एक बार फिर से उनसे कनेक्ट कीजिए। अब अर्गम के पास जाते हैं। अर्गम, कल भी आप मेरे शो में थे, एक बार फिर से अगर आप वो पेपर दिखाएं, क्योंकि कई सारे लोग अभी भी जुड़ रहे होंगे, देख रहे होंगे कि आपका जो पेपर है उसमें 3-4 पन्ने तो टीचर ने चेक ही नहीं किए, और फिर जब इनको मार्क्स आए तो 33 आए,
और जब ये स्कूल में आपने दिखाया तो 90% प्लस आपको मार्क्स टीचर ने दिया। तो एक बार आप दिखाएं और बताएं अपनी समस्या। हाँ, जी मैम जैसे आज रिवॉल्यूशन पोर्टल खुला था ना, तो उसमें मार्क्स ऑब्टेन डालने थे कि मतलब आपको कितने मार्क्स दे रखे हैं। पर हम जैसे ने फर्स्ट क्वेश्चन कर रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने 12 की मार्किंग कर रखी है, 13 क्वेश्चन की मार्किंग कर रखी है। अब मैं किसके मार्क्स डालूं? मैं आपको एक बार स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ। प्लीज दिखाइए। ये आप पोर्टल का स्क्रीन शेयर कर रहे हैं? ये तो स्क्रीन हुआ है। यहाँ से मेरा शुरू होता है एग्जाम। ठीक है। हाँ मैम ये क्वेश्चन नंबर 7 है, क्लियर दिख रहा है। ठीक है। हाँ इनफैक्ट लिख भी रखा है, मतलब टीचर ने पढ़ा तो हो गई। पर हम टीचर ने मार्किंग कर रखी है क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट की, जबकि हम क्वेश्चन नंबर 7 है जो कि 5 या 6 मार्क्स का होता है। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 10 पार्ट्स होते हैं, जिसमें से 8 पार्ट 1 मार्क्स होते हैं, 2 पार्ट्स 2 मार्क्स के होते हैं। तो देन इससे इन्होंने तब भी ये चेक नहीं कर रखा, जबकि सारा सही है। उसके अलावा अगर हम 8 क्वेश्चन पे आए, 8 क्वेश्चन पे इन्होंने कर रखी है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 7th पार्ट की मार्किंग, जबकि 8 क्वेश्चन है, मतलब पूरा ही अलग क्वेश्चन है, तब भी उन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन की मार्किंग कर रखी है। अब मैं मार्क्स ऑप्टेड में किसके मार्क्स डालूं, ऊपर वाले के नीचे वाले के? और हम हर एक क्वेश्चन का वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा, रिवॉल्यूशन सॉरी। और हम ये क्वेश्चन दिख रहा है कि मैंने कट कर रखा है, तब भी चेक है। काटा हुआ क्वेश्चन भी चेक्ड है? यस मैम। मैम इसमें यहाँ पे तो फर्स्ट क्वेश्चन की मार्किंग है 10th पार्ट की, यहाँ पे सेकंड की शुरू हो गई। एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन की मार्किंग। मैम ये देखिए, इसमें सेकंड की मार्किंग है, ये तीनों ही अनचेक है। ये तीनों बस इसमें 0 दे रखे सेकंड पार्ट की, बीच वाले में कुछ भी ना टिके ना बुझे, इसमें टिके ना मार्क्स। और मैम अगर हम देखें कि वापस जाइएगा उस पेज में, बीच वाले आंसर को मार्क ही नहीं किया है। यस मैम। थोड़ा सा जूम इन कर सकते हैं? ये देखिए ऊपर वाला चेक्ड है, नीचे वाला चेक्ड है, उसमें 0 दे दिया है और इसमें मार्क ही नहीं किया है। सेकंड जो क्वेश्चन जो नीचे वाला पार्ट दिख रहा है उसमें मार्किंग ही नहीं है, बस टिक लगा हुआ है। टिक लगा है सिर्फ, मार्क्स नहीं है। यस मैम। ऐसी इसमें इसके थर्ड पार्ट में कोई मार्किंग नहीं है, ऊपर वाले में इन्होंने थर्ड क्वेश्चन की मार्किंग कर रखी है, जबकि 11th क्वेश्चन है। ऐसे हम सब में हो रखा है। इसमें अगर हम देखिए वाला क्वेश्चन भी बस टिक लगा रखा है, मार्किंग नहीं है। ऐसे हम ये मैंने नोटिस कट कर रखा है, फिर दोबारा कर रखा है, इसमें भी चेकिंग कर रखा है। अच्छा, जो कट किया हुआ है उसमें भी टिक मार्क डाल दिया है? ऐसी मैंने फिर आगे नोटिस रखा है, ये भी चेक कर रखा है। कितने आंसर्स हैं जिसमें टिक किया है लेकिन मार्क्स नहीं दिया है? अराउंड 5-6 होंगे आराम से। मैम ये लेटर यहाँ से शुरू होता है 5th क्वेश्चन, इन्होंने कर रखे 7th क्वेश्चन की मार्किंग। ये इंग्लिश का पेपर है ना आपका, जिसमें लेटर भी होता है, फॉर्मल लेटर? यस मैम। यस मैम। मैं पूरा बायोडाटा वाला है, मैं पूरा लिख रखा है, हर फॉर्मेट है, हर चीज लिख रखी है, एक चीज। तभी हम सब देंगे 0-0। और मार्किंग इसमें 7th क्वेश्चन की मार्किंग है, 8th की मार्किंग है, 9th की मार्किंग, 10th की मार्किंग है, एक क्वेश्चन की। हमारे साथ प्रिंसिपल एसोसिएशन की तरफ से भी जुड़े हुए हैं। मुझे लगता है कि अगर आप इस पर बोलेंगे, और रणवीर जी का भी अगर ऑडियो आ गया हो तो बताइएगा। आ गया है? दलीप शर्मा जी, आप एक टीचर के तौर पर इस पे क्या कहेंगे? आपने देखा, उन्होंने लाइव दिखाया सब कुछ। अंजना जी, पहले तो सबसे पहले आपको धन्यवाद कि आपने इतना सेंसिटिव मुद्दा जो आज के युवा के साथ कंसर्न्ड है वो उठाया है। जब से एजुकेशन का कमर्शलाइजेशन हुआ है, तो तब से जो एक एजुकेशन में सेवा की भावना थी ना, वो चली गई है। मेरे से पहले भी एक स्पीकर ने ये मुद्दा उठाया था। दूसरा इशू जो मेरे को समझ में आता है कि सीबीएसई जो एक सर्विस प्रोवाइडर होना चाहिए, वो एक रेगुलेटर की तरह एक डिक्टेटर माइंडसेट बन जाता है, और वो सर्विस की जो भावना है खास करके एजुकेशन में, वो मिसिंग है। अगर हम कहें कि किसी भी देश की अगर इकोनॉमी की हम बात करें तो एजुकेशन उसकी फाउंडेशन होती है। अगर एजुकेशन ही क्वेश्चनेबल हो जाए तो हम देश की इकोनॉमी आने वाले टाइम में कैसे बढ़ाएंगे? और ये आज जो युवा है, कल ही हमारा भविष्य है। अगर इन्हीं के मन में संदेह और मिसट्रस्ट और लॉस ऑफ फेथ गवर्नेंस और सिस्टम के बारे में हो जाएगा, तो उसको रीएस्टैब्लिश करने में हमें सालों साल लग जाएंगे। पर अभी तो समझ नहीं आ रहा ना। अभी तो एक सेकंड जी, मैं लौट रही हूँ आपके पास, एक सेकंड मैं रणवीर जी के पास, मैं सर वापस लौट रही हूँ।
रणवीर जी, अब ये बच्चा क्या करे? अब ये कह रहा है कि रीवैल्यूएशन पोर्टल पे भी जब ये जा रहा है तो रिड्रेसल नहीं है। अब आप चूंकि सीबीएसई में संयुक्त सचिव रह चुके हैं, तो आप बताइए कि अब ये क्या करें? मतलब ये कह रहा है कि कौन सा नंबर का मैं क्वेश्चन का मार्क्स उसमें डालूं जब पूछा जा रहा है। अर्गम को दिखा दीजिए अगर वो जुड़ गए। मैम, मेरा ये कहना है कि जब ऑर्गेनाइजेशन में कोई मॉनिटरिंग, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात नहीं आती, तब इस तरह की स्थितियां होती है। 2009 में एक कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन सिस्टम शुरू किया था अप टू क्लास 10। वो फेल हो गया, 4-5 साल में उसको बंद करना पड़ा। अभी हमारा मैनुअल सिस्टम इतना बेहतरीन चल रहा था। मैनुअल सिस्टम में क्या होता था कि हेड एग्जामिनर और चीफ नोडल सुपरवाइजर के पास कापियां जाती थी। हेड एग्जामिनर के साथ करीब 10 से 12 लोग इवेल्युएटर होते थे, और उसमें वो सब्जेक्ट के जो है कंसर्न सब्जेक्ट के पढ़ाने वाले जो टीचर्स होते थे, उसी में से कोऑर्डिनेशन वर्क वाले भी होते थे, और डबल चेकिंग भी होती थी। और फिर उसके कोऑर्डिनेटर भी जो होते थे, वो जो पोस्ट करते थे मार्क्स जो है, और फिर ऑनलाइन अपलोड करते थे, वो लोग भी उसी सब्जेक्ट के होते थे, तो गलतियां नहीं होती थी। आज क्या कर दिया कि एक इवेल्युएटर के पास कॉपी गई, जो बच्चे ने अभी दिखाया है और जो बच्चा बता रहा है, उसमें तो बिल्कुल ब्लंडर है ये तो, क्योंकि टीचर को ये ऑडियो में दिक्कत आ रही है सर, आपकी ऑडियो में दिक्कत आ रही है। आशुतोष जी, जल्दी से आपका कमेंट। आपने देखा बच्चे का, अर्गम कल भी लाइव थे, अब पोर्टल खुला भी है, तो अब उसका रिट्रेसल नहीं। शिखा जी ने जो सवाल खड़ा किया वो इम्पोर्टेंट सवाल है कि आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, लेकिन एक्सपेरिमेंट करने के पहले कम से कम आप उसको ठीक से देख तो लीजिए कि सिस्टम काम करा काम नहीं करा। इसमें 2 लेवल पे प्रॉब्लम, एक तो टेक्नोलॉजी की प्रॉब्लम है, दूसरा जो टेक्नोलॉजी को हैंडल कर रहा है। इस बैच का क्या होगा? बिल्कुल, मैंने कहा ये है ना असल इशू। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है कि अब इसमें सीबीएसई को फौरन कोई कार्रवाई करनी चाहिए, फौरन कोई डायरेक्टिव इशू करना चाहिए कि जिन जिन बच्चों के मामले फंसे हुए हैं उनका क्या करना है। अगर करना है, अगर इवैल्यूएशन का जैसे सवाल है, अगर आप अभी भी पैसे ले रहे हैं, तो ये तो जिसे कहते हैं कि बिल्कुल आप कोई आपको चिंता ही नहीं किसी बात की। आप इमीडिएटली फैसले क्यों नहीं कर सकते? आप इमीडिएटली फैसले करिए, कैंसिल करना कैंसिल करिए, अगर सिस्टम को रिजेक्ट करना रिजेक्ट करिए, मैनुअली कराना मैनुअली कराइए। लड़के क्यों इतने लंबे समय तक सफर करें? ये जो प्रश्न है। और दूसरी बात क्या है कि बहुत एडहॉक बेसिस पे सारी चीजें होती हैं। सडनली एक डायरेक्टिव आ गया, आपको इंप्लीमेंट करना है, आपने उसकी कोई तैयारी नहीं करने के अलावा कोई तैयारी नहीं की, ना आपकी वेबसाइट तैयार है, ना आपके टीचर्स तैयार। अरे मैं खुद टेक्नोलॉजी में काम करने वाला आदमी, अगर आप अचानक मुझे कहेंगे, मेरे तो हाथ पैर फूल जाएंगे ना, कैसे करना है, किस तरीके से करना है। तो ये इन सब चीजों को जब तक आप सिस्टम को फुल प्रूफ ना बनाए, तब तक ये आप उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश। मैं इंटेंट पे डाउट नहीं करा, लेकिन कॉम्पिटेंस जरूर इसमें डाउटफुल है। और जब तक इसमें किसी जो बक शुड स्टॉप फेयर, सवाल ये कौन इसके लिए अंत तक जिम्मेदार होगा? क्या मंत्री महोदय जिम्मेदार होंगे? क्या डायरेक्टर जिम्मेदार होगा? सेक्रेटरी जिम्मेदार? किसी ना किसी की तो जिम्मेदारी लेनी पड़े। किसने फैसला किया कि 1 हफ्ते के अंदर इसको इंप्लीमेंट करना है, और अभी हमको इंप्लीमेंट कर देना? अगर नहीं इंप्लीमेंट करते तो क्या हो जाता है? क्या आसमान गिर जाता? आप अगले साल इंप्लीमेंट कर लेते, उसको फुल प्रूफ सिस्टम बना लेते, पायलट प्रोजेक्ट कर लेते, आप उस टेक्नोलॉजी को चेक कर लेते, आप वेबसाइट को चेक कर लेते। आपने कोई चीज नहीं की, सीधे इंप्लीमेंट कर दिया। अब बच्चे सफर कर रहे हैं। और देखिए, इस उम्र के जो बच्चे होते हैं, बड़े इंप्रेशनेबल एज के बच्चे होते हैं, वल्नरेबल होते हैं। उनकी एंजाइटी का अंदाजा हम लोगों को शायद नहीं होगा। हम लोग को उम्र के साथ थोड़ा बहुत झेल लेते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। इन बच्चों को अगर कल पैनिक अटैक होने लगे, कोई दिक्कत है, फिर कौन इसके लिए जिम्मेदार होगा? स्वाति, और यही बात वो कह रहे हैं कि इंटेंट नहीं, ये जो जल्दबाजी में आपने किया है इसको, वो बहुत सारे प्रश्न खड़े कर रहा है कि किसके, मतलब कौन जिम्मेदार है इसके लिए। ये सबसे बड़ा इशू। और इस बैच का सोचना होगा कि इनका क्या करें। अब वो बता रहा है अर्गम लाइव कि भाई मैं पोर्टल पे जाके भी क्या वहां पर भरूं, कैसे रिड्रेसल कराऊं, 5-6 सवाल पे टिक है, मार्क्स ही नहीं दिए हैं। स्वाति, ऑडियो की प्रॉब्लम, अनम्यूट कर लीजिएगा। अनम्यूट, म्यूट है क्या? अब बोलिए। स्वाति जी बोलिए, आपकी आवाज ये हो गई थी, म्यूट हो गई थी शायद। हाँ, पिछले दशक में स्टूडेंट्स
अब 65% हो गए हैं। एंजाइटी अटैक तो बहुत छोटी सी बात है, हम सबको चिंता करनी चाहिए। और जिस तरह से हम एक तरह से अपने पूरे एजुकेशन को फॉर प्रॉफिट बना रहे हैं, ये बहुत बुरी बात है। मुझे नहीं लगता, हमें ये चाइना से सीखना चाहिए। उन्होंने क्यों बैन किए प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स, इसीलिए। और आप इसमें भी देखिए, कहीं ना कहीं कड़ियां मिलेंगी। जिस तरह से इनका डिफेंस हो रहा है कोचिंग सेंटर्स का, जिस तरह से धड़ल्ले से झूठ बोलते हैं, जिस तरह से यूट्यूब वगैरह पे आके पता नहीं कैसे कैसे क्लेम्स करते हैं, मतलब इनकी क्या विश्वसनीयता है। हम लोग क्यों अपने पूरे एजुकेशन सिस्टम को ऐसे लोगों के हाथ में दें जिनको सिर्फ व्यूज और पैसा बटोरना है। और रोहन गुप्ता जी यहाँ मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि इनको हम बैन क्यों नहीं कर रहे। अगर चाइना ने किया है, उनका एजुकेशन सिस्टम काफी दुरुस्त है, एआई में वर्ल्ड लीडर्स हैं, तो हमारी सरकार इनको बैन क्यों नहीं करती। रोहन जी। डिबेटेबल है, बिल्कुल इसके ऊपर डिबेट होनी चाहिए, क्योंकि हम जब छात्रों के भविष्य कॉम्प्रोमाइज होना चाहिए। पर आज जो मुद्दे के लिए हम बैठे हैं अंजना जी, मैं वापस छात्रों को आपकी माध्यम से आश्वस्त करना चाहूंगा, जैसे रिवैल्यूएशन पोर्टल अभी ठीक से काम कर रहा है, जो भी चीजें, और बात आशुतोष जी ने की जवाबदेही की, पहले ही मंत्री जी ने जवाबदेही दे ली है। ऐसा नहीं कि कोई जवाबदेही से दूर भागता है। प्रॉब्लम को कैसे रिजोल्व करके एंश्योर करना कि ये प्रॉब्लम बार बार ना हो। इंटेंशन खराब नहीं था, सबने कहा कि ऑनलाइन मार्किंग सिस्टम इज अ ट्रांसपेरेंट सिस्टम। उसके अंदर भी जैसे एक छात्र ने दिखाया कि ठीक से चेकिंग नहीं हुई, वो भी एक अलग मुद्दा है। तो मुझे लगता है कि सारे मुद्दों को एक साथ में बैठ के सुलझाना सरकार की प्राथमिकता रहेगी। और वापस आपके माध्यम से आश्वस्त कराना चाहूंगा कि ये सब गलतियां हो सके उतनी जल्दी रिजॉल्व होगी, और भविष्य में ना हो, सरकार इसकी पूरी जिम्मेदारी लेगी। स्वाति जी। मैं क्या बोलूं अंजना, ये बार बार कहना कि आगे जाके होगा। अभी जो बच्चे फेस कर रहे हैं, अभी जो बच्चे सफर कर रहे हैं, अभी जो मतलब जो अभी हमारी क्राइसिस है, ये तो फिर एक मतलब जैसे कोटा में बार बार लोग सुसाइड करते हैं, लोग भूल जाते हैं। हमारे देश में अनफॉर्चुनेटली कोई याददाश्त नहीं रखता कि ये कितना गलत हुआ था और ये गलती चलती रहेगी। कोई नहीं। कोचिंग माफिया के खिलाफ बोलने पर इतनी नाराजगी है। और आप सोचिए कि पूरे मतलब कोटा शहर में जिस तरह से बच्चों का एक्सप्लॉयटेशन होता है, स्कूल की फीस ना देने पर पंजाब से खबर आई है, बच्ची ने अपनी मौत के एन पहले कहा है कि उसको मेंटली टॉर्चर किया जा रहा था। वो वीडियो भी हमारे पास है, जरा निकालिए अपने दर्शकों को। अंजना, इसमें एक चीज क्या है कि अभी आपने थोड़ा सा कोचिंग माफिया के खिलाफ बोला, और जिस तरीके से एक ऑर्गेनाइज्ड कैंपेन आपकी क्रेडिबिलिटी को खत्म करने के लिए किया जाए, मतलब जो भी आदमी कोचिंग सेंटर से खिलाफ बोलेगा उसके खिलाफ एक ऑर्गेनाइज्ड कैंपेन चलेगा। मतलब ये इतनी हिम्मत इन लोगों की बढ़ गई है, लगातार चरित्र हनन करने की कोशिश करें, लगातार लोगों को बदनाम करने की कोशिश करें। ये सवाल जो भी स्वाति जी ने उठाया, भाई चाइना ने बैन किया, क्यों बैन किया? हमारे स्कूल्स में स्कूल एजुकेशन लगातार खराब होती जा रही। हम लोग उत्तर प्रदेश के से जब पढ़ के आ रहे थे, गवर्नमेंट स्कूल शानदार होते थे और मेरिट लिस्ट में लोगों के नाम आते थे। आज उन स्कूल्स का कोई देने वाला नहीं है, क्योंकि ये लुक्रेटिव सैलरीज देते हैं और ये बताते हैं कि आप ये 4 सवाल पढ़ लीजिए, 5 सवाल पढ़ लीजिए, 10 सवाल पढ़ लीजिए, उसके बाद आप टॉप कर जाएंगे। भाई बच्चे को तो पूरी किताब पढ़ाने के लिए बताएं, वहां क्वालिटी एजुकेशन होनी चाहिए, क्वालिटी बुक्स होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह कि ये इनकी हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि ये आप लिंच मॉब की तरीके से अटैक कर रहे हैं। मतलब व्हाट नॉनसेंस इज दिस? दे शुड बी बैन्ड इमीडिएटली। हाँ स्वाति जी। हाँ मैं जानती हूँ, आपको पता होगा कि मैंने थोड़ी रिसर्च की है सोशल मीडिया पे, मैंने एक किताब भी लिखी है। मुझे पता है कि आपके खिलाफ, क्योंकि आपने इस मधुमक्खी के छत्ते पे हाथ डाल दिया है, ये जो पूरी ट्रोलिंग हो रही है ये ऑर्गेनाइज्ड है, इसमें पैसे दिए जा रहे हैं, ये बॉट्स कर रहे हैं, इसलिए कि किसी भी तरह से आपकी आवाज दबाई जाए। और वो जो भी पत्रकार इस मुद्दे को उठा रहे थे, आशुतोष ने भी कहा कि बिल्कुल बैन होने चाहिए, उन सबको अटैक किया जा रहा है, हर तरफ से अटैक किया जा रहा है। बड़े बड़े पैसे दिए जा रहे हैं कि किसी तरह से उन पत्रकारों का मुंह बंद किया जाए जो ये कोचिंग माफिया और कमर्शियलाइजेशन ऑफ एजुकेशन की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। और देखिए ना, हम तो एग्जाम्पल और फैक्ट्स पे बात करते हैं, और इसीलिए साल 2020 की नीट परीक्षा के नतीजे में टॉपर शोएब आफ्ताब को लेकर 6 अलग अलग कोचिंग सेंटर्स ने दावा किया था। एक स्टूडेंट बताइए, और 6 कोचिंग सेंटर्स ने उसकी फोटो डाल दी। सभी का यह कहना था कि शोएब उनकी कोचिंग सेंटर में पढ़ा है, और बाकायदा पेपर पे विज्ञापन छपवाकर उनका डाला था। और कई कोचिंग सेंटर्स के खिलाफ इसकी वजह से एक्शन भी हुआ है, क्योंकि ये नियमों के खिलाफ है।
और इसीलिए 2022 की अब बात करते हैं। 2022 नीट के नतीजों की बात करें तो टॉपर तनिष्का को लेकर 3 अलग अलग कोचिंग सेंटर्स अपने दावे करते हैं। अब एक बच्ची 3 सेंटर में पढ़ रही थी कोचिंग सेंटर में, एक बच्चा 6 जगह पढ़ रहा था। अलग अलग जगहों की यह हालत देखिए। नीट 2025 में 7वीं रैंक पाए केशव मित्तल को लेकर भी 2 कोचिंग सेंटर्स के दावे सामने आए थे कि 2 जगह वो पढ़े। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे ये व्यापार, ये धंधा बन गया है। ये स्टार प्रचार अपना करते हैं, गलत जानकारी भी देने से बाज नहीं आते हैं। और 12th पास में भी बड़े ही अच्छे अंदाज में इसको दिखाया गया था। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे टीचर्स जो है वो अच्छा काम भी कर रहे हैं, लेकिन एक कोचिंग सेंटर कैसे लास्ट में आकर वहां पर माइक लेके घूमने लगता है वीडियो बनाने के लिए, रील बनाने के लिए, वो 12th पास फिल्म में भी अच्छे तरीके से दिखाया गया है। तो कुल मिलाकर अब देखिए, नीट यूजी का जो पेपर लीक हुआ है उसमें जो 3 आरोपी हैं उनको हमने दिखाया है। सोमवार को दिल्ली की अदालत ने 15 जून तक के लिए जेल भेज दिया है। कौन है? डॉक्टर मनोज शिरूरे, तेजस शाह, मनीषा संजय, हवलदार। इनमें तेजस शाह पुणे के कोचिंग इंस्टीट्यूट में फिजिक्स के टीचर थे। मनीषा संजय हवलदार पुणे के एक सरकारी स्कूल में नौकरी करती थी। इनको पेपर मिलता है, फिर वो पेन से लिख के और आगे बेचती है। इन्हीं को एनटीए ने महिला टीचर को नीट यूजी परीक्षा के संचालन की जिम्मेदारी सौंपी, जिसके कारण इस महिला टीचर के पास फिजिक्स का पेपर आया। इसके बाद जानते हैं क्या हुआ? इन्होंने पूरा पेपर कॉपी किया और किसको दिया? कोचिंग इंस्टीट्यूट के टीचर को बेच दिया। और फिर ये पूरा जो नेटवर्क है वो काम पे लग गया। कई इंस्टीट्यूट्स हैं जो ये कहते हैं कि आप अपने बेटे का यहाँ एडमिशन कराइए, हम उसको इतने इतने मार्क्स देंगे। तरह तरह के वीडियोस फैलाए जा रहे हैं, पुराने पुराने वीडियोस मेरे लेकर आज उनको डाला जा रहा है। लेकिन कोचिंग माफिया के खिलाफ मैं बोलती रहूंगी और अपनी आवाज बुलंद करती रहूंगी। एक बार फिर से सभी छात्रों को दिखा दीजिए जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तान्या हमारे साथ आ रही हूं, अर्जुन और अर्घम मैं तुरंत आ रही हूं, बट पूरे देश से बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जस्ट गिव मी 30 सेकेंड्स। तान्या हमारे साथ जुड़ रही हैं। अदिति मुंगेर से हैं और तान्या कोटा से हैं। तान्या जल्दी से अपनी बात बोलिए। जी तान्या बोलिए, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। हाँ जी, जैसे हम देख रहे हैं कि AI पे इस टॉपिक ठीक कर रहा है, तो अभी तक बच्चे के अगर वो अपना क्वेश्चंस कर भी रहा है, जो ऑनेस्टी के साथ कर रहा है, लेकिन उस पे भी उन्हें मार्क्स नहीं मिल रहा है, और ये जो सिस्टम है वो पूरी तरह ट्रांसपेरेंट कब बनेगी? बहुत अच्छा सवाल है तान्या आपका। अदिति आपका सवाल? तीन ही के पेपर मिले हैं, पेमेंट अपडेट हो चुका है उस पे, और अभी री एवोल्यूशन एक ही बार कर सकते हैं। तो मैं अब क्या करूं? मुझे उस 3 सब्जेक्ट में डाउट है जिसमें क्वेश्चन मुझे मार्क्स नहीं मिले हैं। हाँ। एक बार फिर से बताइए, विस्तार से बताइए। आपने री इवैल्यूएशन के लिए डाला है अदिति, और क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको? मैंने 4 सब्जेक्ट के लिए पेमेंट किया था और मुझे अभी तक 3 ही पेपर रिसीव हुए हैं, और मुझे वो तीनों में डाउट है। अभी मैं री एवोल्यूशन के लिए डालूंगी, और लेकिन मेरा जो 14 पेपर है, बायो का पेपर, मुझे नहीं मिला है अभी। तो मैं उसके लिए क्या करूं? और रीएवोल्यूशन बस एक ही बार में कर सकते हैं। तो आपने क्या सब्जेक्ट वाइज 100 रुपीज जो है वो आपने फीस जमा की है? क्योंकि क्वेश्चन वाइज भी 25 रुपए ले रहे हैं। अच्छा हाँ, वो मैंने पे कर दिया। एक बार अदिति बोल ले पूरा। हाँ अदिति बताइए, वो आपने फीस पे कर दिया है? हाँ, वो मैंने कर दिया। अब वो क्या करें? बायो का पेपर नहीं मिल रहा है। वो यही बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है, एंड दिस इज वेयर आई वांट टू पॉइंट आउट ऑन ए वेरी इंपॉर्टेंट इशू कि नीट में भी और सीबीएसई में भी कहां पे सबसे बड़ा घपला हुआ कि आपने जो सिलेक्शन किया वेंडर का, वो वेंडर का सिलेक्शन गलत कर दिया। आप सीबीएसई ने कोएम्प्ट का सिलेक्शन किया जो कि एक ब्लैक लिस्टेड वेंडर था, और उसको लाने के लिए उसने उनके फाइनेंशियल जो होते हैं उसको भी लोअर किया। किसी को भी हम ब्लैक लिस्ट कर देते हैं जब वेंडर को, कम से कम वो 1 साल तक कहीं पे भी नहीं काम कर सकता है। उसकी जो है टाइम लिमिट उसकी कम कर दी गई, और जब वो वेंडर जो है ब्रोकन पेजेस दे रहा है, ब्लड डिजिटल स्क्रिप्ट्स दे रहा है, और जो एक्सपर्ट्स और टीचर्स थे जो जब ये कॉपीज चेक कर रहे थे, उन्होंने भी फीडबैक दिया कि देयर आर 36 मेजर फ्लॉज इन व्हेन वी आर चेकिंग। मतलब कहीं पे शायद टीचर्स जब करना चाह रहे थे तो हो नहीं पा रहा था, क्योंकि वो जो वेंडर था उसने टेक्नोलॉजिकल आर्किटेक्चर और फ्रेमवर्क जो दिया था वो इतना सब स्टैंडर्ड था कि वो हो ही नहीं पा रहा है। यही जो अभी तान्या कह रही है कि उसका नहीं हो पा रहा है, वो इसीलिए नहीं हो पा रहा है कि उनका जो टेक्निकल आर्किटेक्चर है वो फ्लॉड है। और वो क्यों फ्लॉड है? क्योंकि आपने L1 लेके और ऐसे आदमी को जो कॉम्पिटेंट नहीं था उसको आपने काम दे दिया। इनकॉम्पिटेंट आदमी को काम देने की वजह से ये दिक्कतें आ रही हैं। कुछ और बच्चे हमारे बनाया जिसने पेपर लीक कर दिया। मैं कुछ और बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तब तक रिदम हमारे साथ जुड़ रही है।
रिदम हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ रही हैं और कोटा में उनके साथ कई लोग हैं। कोटा में हमने देखा कि ऐसी कोचिंग के प्रेशर की वजह से किस तरह से, और ये पूरा नेक्सस जो एक सांठगांठ है उसकी चर्चा होती रहती है। कोटा उसका हब बना, अनेकों बच्चे और उनके साथ जो घटनाएं वहां होती रहीं। लेकिन ये जो अब पोर्टल को लेकर है, क्या 12th के वहां पर बच्चे हैं? कुछ बात करेंगे रिदम आप उनसे? जी अंजना, 12th के और नीट के दोनों के स्टूडेंट्स अभी मेरे साथ मौजूद हैं, जिनसे मैं बात करके बताती हूँ क्या क्या प्रॉब्लम्स उनको इस बार ये नए मेथड से आई है। तो ये जो स्टूडेंट्स हैं इन्होंने इस बार 12th CBSE के एग्जाम दिए। आपका नाम क्या है? क्या कुछ चेंजेस जो अभी आए हैं उससे प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को फेस करनी पड़ी और आपको क्या क्या प्रॉब्लम हुई है? मुझे तो कोई प्रॉब्लम ज़्यादा हुई नहीं, मेरे को ठीक ठाक से मार्क्स भेजे हैं। और मैंने देखा था कि मेरे फ्रेंड्स को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी, उनके मार्क्स जितने एक्सपेक्टेड थे उतने नहीं थे। और 2-3 लोगों से बात हुई थी मेरी, तो उन्होंने ये बताया कि उनके साथ फेयर नहीं हुआ। क्या कुछ प्रॉब्लम्स आपको लगता है कि इस बार 12th के स्टूडेंट्स को फेस करनी पड़ी है? हाँ, मेरे जो स्कोर था वो 70% आया था। मैंने 90+ एक्सपेक्ट किया था, क्योंकि मेरे नीट में भी 660 आए थे। और मैंने एवोल्यूशन में देखा तो मेरी ब्लर आ रही थी, फिर मैंने री एवोल्यूशन के लिए डाला, पर उसमें कुछ उन्होंने इन्फॉर्म नहीं किया, उसके लिए कुछ भी नहीं देखा। एक तो उन्होंने डिजिटल चेकिंग करने के चक्कर में मतलब बहुत अनफेयर हुआ है सबके साथ, मेरे साथ भी हुआ है। तो मैं चाहती हूँ कि इसके लिए कुछ किया जाए। अच्छा, स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि कुछ किया जाए, आपको क्या लगता है कि क्या किया जाना चाहिए? अगर इस टाइप की चेकिंग हो रही है तो अगले साल जो अपेयर होने वाले हैं CBSE में, उनके साथ क्या किया जाना चाहिए? उनकी चेकिंग कैसे होनी चाहिए? मैनुअल चेकिंग होनी चाहिए उनकी, जिससे टीचर खुद देख के चेक करे, तो फिर कंप्यूटर बेस में तो ज़्यादा पता नहीं चलता। बिल्कुल। हाँ, क्या सवाल आपके हैं CBSE से? इस बार जो है ना चेकिंग अच्छी से नहीं हुई और सबके जो है ना चेकिंग भी नहीं हुई, सीट भी सही नहीं आई। कोई प्रॉब्लम आपको आई? रोहन जी, इन बच्चों के सवालों का जवाब दीजिए। आप सवाल आप भी लाइव सुन रहे हैं। रोहन जी। नहीं, बिल्कुल अंजना जी, मैं काफ़ी देर से सुन रहा हूँ और बिल्कुल दुख हो रहा है कि बच्चों के साथ ये नहीं होना चाहिए। और इसीलिए जो रीएवल्यूशन उन्होंने कहा कि सेकंड टाइम लगता है, क्योंकि प्रावधान अभी एक टाइम रीवैल्यूएशन का है, फ्यूचर में उसका भी एक प्रावधान होगा। पर जो बात थी ट्रांसपेरेंसी की, सरकार का उद्देश्य वही था कि ऑनलाइन मार्किंग सिस्टम से वो ट्रांसपेरेंसी को लाया जाए। वापस एक डिबेट ये हुआ कि नहीं, आपने उसको लोअर करके किसी को किया, ये भी इंक्वायरी बैठी हुई है। अगर ये पाया जाएगा कि किसी को जानबूझ के इस एजेंसी को उसमें लाया गया, उसको भी बरता नहीं जाएगा। तो मैं वापस आपको कह रहा हूं, मैं यहाँ पे कोई आर्ग्यूमेंट या डिबेट करने नहीं बैठा हूं। मैं आपकी जो चीजें हैं, सरकार का काम है, हमारा काम है रूलिंग पार्टी के तौर पे आपकी कई गलती होती है तो उसको सुने और सुन के उसका निराकरण लाए। रोहन जी, करूंगा कि एक लर्निंग कर्व है, ठीक है। आज आगे से रोहन जी, एक बात जो सामने आ रही है वो ये है कि जिस तरह से अब ये पूरा मामला फैल गया है और जिस तरह से पेपर्स बच्चे ऑनलाइन अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, अरगम जैसे बच्चे टीवी पर दिखा रहे हैं, ये अब इसके बस की दिख नहीं रही है। आपको नहीं लगता है कि सरकार को मैनुअल मार्किंग पर सोचनी चाहिए? क्योंकि अगर बंडल से आपको डिजिटल पर जाना था तो जाहिर तौर पर वो हो नहीं पाया है इस बार, और अभी भी रिवैल्यूएशन के लिए जब पेपर्स दे रहे हैं बच्चे तो नहीं हो पा रहा है। एक बच्चे ने भी कहा मैनुअल चेकिंग की बात, मुझे लग रहा है कि अब इसके अलावा कोई रास्ता दिखता नहीं है। देखिए अंजना जी, दो चीजें, एक आपने कहा सिस्टम ग्लिच और एक आपने कहा कि जिस पर्पस के लिए इस पूरी सिस्टम को इवेल्युएट करा था वो पर्पस सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हाँ। जैसे जैसे आपने कहा कि रिवैल्यूएशन के समय पे ऐसे मुद्दे आ रहे हैं कि जहां पे वैल्यूएशन की गलती, इवेल्युएशन की गलतियां हैं, तो ऑब्वियसली वो भी ऑप्शन सरकार देखेगी। तो मैं आपको वही बोल रहा हूं कि इट्स अ लर्निंग कर्व जो अभी आपके सामने हो रहा है। पहली जिम्मेदारी थी कि रिवैल्यूएशन पोर्टल को प्रॉपरली एक्टिव किया जाए। आधे घंटे पहले पार्लियामेंट्री कमेटी को आश्वस्त CBSE ने किया कि अभी कोई टेक्निकल ग्लिचेस नहीं है। दूसरी बात है, उसमें रिवैल्यूएशन करते समय पे जो इश्यू आ रहा है, मुझे लगता है कि उसको भी संवेदनशीलता से सरकार देखेगी और कोई भी बच्चे को अन्याय ना हो, ये सरकार की जिम्मेदारी और सरकारी जिम्मेदारी को पूरा करेगी। और CBSE की जिम्मेदारी पे CBSE के कोई चेयरमैन होंगे ना, जिन्होंने ये फैसला लिया होगा, जिन्होंने टेंडर में बदलाव किए हैं, है ना, ताकि इसको मिले, जो कि फॉर्मली ब्लैकलिस्टेड कंपनी थी कोएम्प्ट। कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है रोहन जी? बिल्कुल अंजना जी, बिल्कुल वो कमेटी बैठी है और वो कमेटी बहुत जल्द उसकी रिपोर्ट देगी
और कल प्रधान जी ने भी कहा कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, एक होता है कि जो भी पैरामीटर्स है उसमें चेंज किया गया, अगर उसके पीछे इंटेंट है कि किसी को देने के लिए चेंज किया गया, किसी को बरका नहीं जाएगा, क्योंकि L1 पे देना ये गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है। जो भी टेंडर जाते हैं, हाँ, क्राइटेरिया चेंज किया गया, अगर उसके पीछे मलेशियस इंटेंट है तो किसी को बख्शा नहीं जाएगा। ठीक है, अब दो छात्र अर्गम और अर्जुन भी बोलना चाह रहे हैं। काव्या और उनको भी दिखा दीजिए साथ में। काव्या हमारे साथ जुड़ी हैं अहमदाबाद से और कोटा से हमारे साथ जुड़ी हैं आरुषि। लेकिन उससे पहले अर्जुन और अर्गम बहुत देर से हाथ उठा रहे हैं। छोटी छोटी 2-3 लाइनों में अपनी बात कह लीजिए। जी अंजना जी, मेरा सिर्फ इतना सा सवाल है कि अभी हम बात करें कोचिंग संस्थाओं की और रिव्यू मीटिंग की, ये सब एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है। अभी बच्चों को जो चाहिए वो चाहिए इमीडिएट रिलीफ। हाँ, तो इसीलिए मैं मैनुअल चेकिंग की बात कर रही हूँ, क्योंकि मुझे भी लगता है कि भाई इस बैच का क्या होगा, इस बैच का तो मामला फंसा हुआ है। अर्गम ये सब यूनिवर्सिटीज की डेडलाइन आने वाली है, सब बच्चे इस वजह से अटके हुए हैं। बिल्कुल, पूरा मैनुअल चेकिंग ही होनी चाहिए अब। हाँ, इसके अलावा मुझे तो कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। अर्गम, आपको की भी क्या लगता है? हाँ बिल्कुल दिखाइए। और अर्गम, अब इसके अलावा कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, क्योंकि मैनुअल चेकिंग करके जल्द से जल्द सोल्यूशन हो, ताकि बच्चे अपने कॉलेजेस के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर सके। अभी हम रिवैल्यूएशन के बाद भी क्या गारंटी है कि फेयर चेकिंग हो ना हो? एग्जैक्टली, यही बात है मैम। अभी भी बिल्कुल बिल्कुल पोर्टल दिखाता हूं। अर्गम, आपकी बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ, पूरी तरह सहमत हूँ, क्योंकि इस बैच का तो निवारण करना पड़ेगा ना भाई। उनके लिए तो यूनिवर्सिटी कॉलेजेस, कई लोग बाहर के लिए भी एडमिशन के लिए डालते हैं, उसमें तो सबका फिक्स डेडलाइन होता है। रणवीर जी, इसके बाद में आपके पास फौरन आऊंगी। दोनों बच्चियां जो जुड़ी हुई हैं दिखाइए। कोटा से हमारे साथ एक बच्ची हैं और काव्या बोलिए। आरुषि है। आरुषि, आप पहले बोल लीजिए, आप कोटा से जुड़ी हैं। क्या कर रहा है? फिर से एक बार रिपीट कीजिएगा आरुषि। मैम, सारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, सबने अपना अपना सवाल पूछा है। मेरा सवाल ये है कि सीबीएसई आगे हमारा क्या करता है? ठीक है, बिल्कुल। काव्या, फोन पे ऑडियो लीजिएगा प्लीज। ओके मैम, सीबीएसई ऐसा क्लेम करता था कि ये सबसे सिक्योर्ड साइट है कि ओएसएम वो परफॉर्म करेगी तो वो हमारे बेनिफिट के लिए ही परफॉर्म होगा, बट इससे हमारा कोई बेनिफिट नहीं हुआ। ऊपर से हमारे ग्रेड्स लो हो गए, क्योंकि हमने प्रीवियस क्लासेस में जो एग्जाम दी थी उसके अकॉर्डिंग तो हमारे कोई ग्रेड्स नहीं आए। जो हमने प्रिडिक्ट स्कोर किया था वो हमें नहीं मिला है। तो ये अनफेयर डील हुई एक सीबीएसई के साइड से हमारे लिए। जो प्रेडिक्टेड स्कोर्स थे आपके स्कूल की तरफ से जो आपको मिले थे, उससे काफी कम मार्क्स आए हैं। अच्छा, ये बताइए काव्या कि आपके कितने पेपर्स में इस तरह से गलती हुई है? गलत मैम, बायोलॉजी और केमिस्ट्री में ये इशू रेज हुआ है मेरे पेपर में। बायोलॉजी और केमिस्ट्री में इश्यूज रेज हुए हैं। हाँ, और उसके वजह से मेरा कॉलेज का भी एडमिशन डिले हो सकता है, क्योंकि पीसीबी इज द मेन सब्जेक्ट बिल्कुल फॉर द एडमिशन रिक्वायरमेंट। बिल्कुल, उन्हीं का एवरेज देखा जाता है, और कौन नहीं इस सिस्टम से गुजरा है। डॉक्टर रणवीर, जल्दी से दिखा दीजिए उनको एक बार। आप सीबीएसई में काम कर चुके हैं, तो आप बताइए इन बच्चों का क्या हाल है, क्योंकि इनके लिए तो अब कॉलेज एडमिशंस का टाइम है और एवरी डे लॉस्ट फॉर देम इज अ बिग लॉस। हाँ मैम, मेरा ये कहना है इसमें। हाँ मैम, माय वॉइस इज ऑडिबल टू यू? हाँ बिल्कुल, अब आ रही है सर, बोले। सुनाई दे रहा है मैम? बिल्कुल। हाँ, मेरा कहना यह है इसमें कि बच्चों के साथ जो अन्याय हुआ है, इसके लिए अब सीबीएसई क्या करे कि मैनुअल प्रोसेस से जो बच्चे स्क्रूटनी में अप्लाई कर रहे हैं या रीइवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जिन्होंने कापियां लिया और फिर रीइवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, एक तो उनसे पैसा ना ले, दूसरा कि उनकी कापियों को मैनुअल जो सिस्टम है हमारा उससे ठीक से दिखवाएं, बिल्कुल, और उसको वीकली बेसिस पे रिजल्ट रिवाइज करके उनके लेटर्स जारी करें और उनको तुरंत सूचना दें। बिल्कुल। दूसरा मेरा ये कहना है कि चूंकि ये पहला जो हमारा एग्जिस्टिंग जो सिस्टम था इतना फुल प्रूफ था, और हम स्कूल गोइंग चिल्ड्रन के लिए और स्कूलिंग में जो है ये इस तरह की प्रैक्टिकल नहीं कर सकते, हम बच्चों को प्रयोगशाला नहीं बना सकते। हमने 2009 में जो सीसी शुरू किया था उसमें प्रयोगशाला के तौर पे बनाया, और जब बाद में उसमें अनएथिकल चीजें होने लगी, अनफेयरनेस होने लगी और कदाचार और ये सब होने लग गया, तो उसको बंद कर दिया गया। फिर हम दोबारा आते हैं अभी जो है ओएसएम पे। अब ओएसएम में जो है जो टीचर का डेटा स्कूल से भेजते हैं
ओएसएस पोर्टल पे वो टीचर जो क्लास 10th के लिए एलिजिबल है वो 12वीं के लिए भी आ रहा है। फिजिक्स में जो है साइंस का टीचर आ रहा है, इंग्लिश में हिंदी का टीचर आ रहा है। तो कैसे इवेल्युएशन की हम बात मान सकते हैं? तीसरी बात ये थी कि जो कापियां गई है इवेल्युएटर के पास, उसका कोई डबल चेक नहीं, क्रॉस चेक नहीं, उसने जैसा कर दिया वैसा अपलोड हो गया। और 20 से 25 कापियां एक दिन में एक इवेल्युएटर को चेक करने के लिए अधिकृत है और ये हेड एग्जामिनर उसको इस हिसाब से अलॉटमेंट करेगा। परंतु इसमें ओएसएम की वजह से लास्ट में चूंकि डिले हो गया और प्रेशर डाल दिया 50 कापी करवाओ, 60 कापी करवाओ, तो गलतियां तो होगी और भविष्य बच्चों का अधर में लटका हुआ है। क्योंकि सीबीएसई का जो इंटरनल सिस्टम है वो भी अभी ऐसा आपस में जो है द्वंद्व मचा पड़ा है कि उससे वो बिल्कुल ठीक नहीं है। दूसरा मैम, रीजन्स में बता रहा हूं मैं, अभी 22 रीजन का रिजल्ट इस बार आया है और संभवतः अगले साल जो है हो सकता है 30 रीजन हो जाए। रीजन्स तो बढ़ा रहे हैं, हम डिजिटल की भी बात कर रहे हैं, परंतु आपके पास व्यवस्थाएं कि किसी मोस्ट ऑफ द रीजन्स में आईटी का असिस्टेंट सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी जो पहले पोस्ट हुआ करता था, आईटी का कोई ऑफिसर नहीं, कॉन्ट्रेक्चुअल आदमी काम कर रहा है वहां। तो कैसे पूरी व्यवस्था को बिल्कुल ठीक करने की जरूरत है। रोहन जी, इन सभी बातों का जवाब आप दें। रोहन जी। नहीं, बिल्कुल, मैंने पहले भी जवाब दिया। जो आपने कहा कि रीइवैल्यूएशन की बात है, अगर उसमें भी अभी बच्चों को लग रहा है कि जो इवैल्यूएशन ठीक नहीं हुआ है, ऑब्वियसली से मैनुअल का प्रावधान होना ही चाहिए। मतलब कोई भी चीज, भले आपका इंटेंट सही है कि नहीं, आपने ऑनलाइन मार्किंग सिस्टम से आपका इंटेंशन गलत नहीं है, बट अगर उसमें गलतियां हैं तो उसमें बच्चों की कीमत बच्चों को चुकानी पड़े, मुझे नहीं लगता है कि ये ठीक है। तो इमीडिएटली मैनुअल इवैल्यूएशन की बात हो या रिवैल्यूएशन प्रोसेस की बात हो, सारे प्रावधान इमीडिएटली होने चाहिए। उसमें कोई शंका को मैं उसमें नहीं देखता हूं कि उसमें कोई डाउट है। बिल्कुल रोहन जी, और यही हम उम्मीद करेंगे कि इस 1 घंटे के शो से जब देश भर के बच्चे हमारे साथ आज तक पर जुड़े तो कम से कम एक दबाव बने कि अब इसको जल्द से जल्द मैनुअल चेकिंग इन बच्चों के पेपर्स का हो, क्योंकि इनको उस रिवैल्यूएशन पोर्टल के जरिए बहुत इंसाफ मिल नहीं पा रहा है। इनको अपने कॉलेज एडमिशन्स को लेकर आगे भरना है और उसके साथ आगे बढ़ना है। बहरहाल इसी के साथ इस कार्यक्रम में इतना ही। आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद जो देश भर से अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़े थे। आप में से कईयों से बात हो पाई, कईयों से नहीं हो पाई 1 घंटे के शो में, लेकिन आवाज आप सबकी देश भर में पहुंची है और इस मुद्दे को हम ऐसे ही बुलंद करते रहेंगे।